पर मैं बिलो एवरेज था, एवरेज के नीचे था। मैं सर 12th भी फेल हो गया था। मेरे नंबर 2-3 नंबर ऐसे आए थे सारे सब्जेक्ट में। अगर आपने सही गाइडेंस ना दिया होता तो मैं भी यूपी पुलिस, यही लेखपाल, यही सब की तैयारी कर रहा होता। चलिए, तो आज हमारे साथ सौरभ गुप्ता जी हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं और मेहनत करके सीपीओ एसआई बन गए हैं। सीपीओ एसआई एग्ज़ाम भारत में सबसे आसान एग्ज़ाम है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आदमी अगर 10-11 महीने ठीक से पढ़ ले तो सीपीओ एसआई में होना एकदम श्योर है। ठीक है, बहुत लोग अलग अलग पुलिस कांस्टेबल और पुलिस एसआई की तैयारी करते रहते हैं, जिसका वैकेंसी वगैरह का कोई गारंटी नहीं रहता है। चुपचाप 11 महीने पढ़ो, 11 महीने में सिलेक्शन की गारंटी है। 11 महीना अगर सही कंटेंट सही टीचर के पास पढ़ लोगे जिम्मेदारी से, तो नौकरी हो जानी है। तो ये तो मेरा कहना है। बाकी सौरभ गुप्ता जी जो सीपीओ एसआई में सेलेक्ट हुए हैं, इनका सिलेक्शन अभी इसी 2023 वाले में हुआ है और इनको डिपार्टमेंट मिला हुआ है सीआईएसएफ। तो मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ करता नहीं हूँ, जो सिलेक्टेड लोग होते हैं। तो पता नहीं, आज मेरा मन कर गया सौरभ से बात करने का, तो हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है सौरभ, तो घर में जैसे एक बैकग्राउंड रहता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, जैसे एक करियर चॉइस के तौर पे आदमी ये तय करता है कि भाई क्या करूं, कौन सी नौकरी के लिए तैयारी करूं, तमाम लोगों से सलाह भी लेता है। तो घर का बैकग्राउंड क्या था, जब आपने तैयारी करनी शुरू करी तो लोगों का क्या सलाह था, कैसे आपने तय किया कि यही तैयारी करनी है, तैयारी करते हुए क्या क्या हुआ, कैसे सिलेक्शन हुआ, ये सब कहानी आप कहेंगे ना तो बाहर लोगों को गाइडेंस मिलेगा इससे, है ना। जो सच कहानी हो, मेरा उसमें रोल नहीं रहा तो वो भी बता देना। रोल आपका पूरा। अरे मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यथार्थ बताना है ना, क्योंकि मैं रहूँ ना रहूँ, सच रहना जरूरी है। तो ये होता है कि ना कि शिक्षक के सामने आदमी क्या है, खूब उसकी तारीफ वारीफ करने लगता है, झूठी मूठी की, है ना। पता चला कि थोड़ा सा योगदान है तो बहुत बड़का योगदान कर देगा, है ना। तो हाँ, सच बोलना चाहिए, है ना, ताकि आपको सुनने वाले लोगों को बहुत फायदा हो, है ना। सच्चाई बहुत जरूरी है। तो लीजिए, अब आपके हाथ में है, आप बताइए। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। मैं अभी सीपीओ एसआई में सेलेक्ट हुआ हूँ। जो भी हुआ है सर की वजह से हुआ है। और तुम कुछ पढ़ाई नहीं किए गया? नहीं, हमने तो किया पढ़ाई, पूरे इलाहाबाद में बच्चे मेहनत कर रहे हैं। सर गाइडेंस होता है ना, वो अगर सही मिल जाए तभी बच्चा निकल सकता है, और वो मुझे आपसे ही मिला। अगर आपने सही गाइडेंस ना दिया होता तो मैं भी यूपी पुलिस, यही लेखपाल, यही सब की तैयारी कर रहा होता। ग्रुप डी की मैं जब इलाहाबाद में आया था तो मैं कभी एसएससी की तैयारी सोच के नहीं आया था। मैं सोचा था कि रेलवे ग्रुप डी यही सब एग्जाम देंगे, यूपी पुलिस सिपाही। फिर अचानक आपसे मुलाकात ही हो गई किसी के थ्रू, तो आपने बताया सारी चीज़ें एसएससी में क्या कैसा प्रोसेस है। तो किसके थ्रू मुलाकात हुई? जी, आपके ही सेलेक्टेड स्टूडेंट है जीतू, उन्हीं के थ्रू। हाँ, उन्हीं के थ्रू मुलाकात हुई। तो बोलिए कि जाइए, उन्होंने बोला कि आप श्रीकांत सर से मिलिए, उनसे बात करिए। फिर मैं आया, आपकी कोचिंग पहले वहाँ सिविल लाइन में थी, आप मिले और काफ़ी देर तक बात की, और जो कि इलाहाबाद में टीचर्स बात नहीं करते। और ये मुझे अच्छा लगा, आपने वहाँ काफ़ी चीज़ें समझाई, क्या प्रोसेस है वो भी समझाया आपने हमें। तो वहाँ से सर आपके गाइडेंस में आया। फिर जैसा जैसा आपने बोला वैसा वैसा मैं करते चला गया। कब आपने सब पास किया था ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन में 2022 में पास किया था। आपके गाइडेंस में मैं आया था 2021 में जनवरी में। मैंने फेब में मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, तो कोविड की वजह से बंद हो गया था। फिर उसके बाद सितंबर में यहाँ कोचिंग शिफ्ट हुई, यहाँ से फिर तैयारी करना शुरू किया। फिर जैसा जैसा आपने बोला मैंने वैसा वैसा ही किया। ग्रेजुएशन भी मेरा चल रहा था साथ में, और तैयारी भी चल रही थी। फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, काफ़ी लोगों ने बोला कि कुछ और कर लो, बीएड कर लो, हाँ, आईटीआई कर लो, हाँ, कुछ भी कर लो। तो मैं आपसे मिलने आया था एक बार। बड़ा जब लोग डाइवर्ट करने लगे तो बड़ा घबराहट होने लगा, तो मैं आपके पास मिलने आया था। तो आपसे पूछा सर मैं क्या करूं, तो आपने बोला कि कुछ मत करो, जितना मैं बोलता उतना करो। तो आपने बोला कि एसएससी की चुपचाप से तैयारी करो, सीजीएल की। और मैं एसएससी सीजीएल तैयारी करने लगा। फिर मेरा बीच में आज सीपीओ निकल गया।
और काफी लोग घर वालों से भी बोलते हैं, अरे बच्चे को क्या करा रहे हो, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, नहीं निकलेगा। बहुत भीड़ है, आप नहीं समझ रहे हो, कंपटीशन बहुत टफ है, टेक्निकल हो जाओ, कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, आईटीआई कर लो, कम से कम अगर नहीं निकलेगा तुम्हारा कंपटीशन का एग्जाम 20-30 हजार की नौकरी तो कहीं मिल जाएगी। पर मैं ये था कि सर आपने बोला था कि टाइम लगेगा, जॉब तो हो जाएगी, टाइम लगेगा, तो मैं ये सोचा था कि हमेशा कि आखिरी दम तक कोशिश करूंगा, अपनी 100% दूंगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, जो होना होगा होगा ही। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि लोगों ने कहा कि बड़ी अनिश्चितता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, टेक्निकल कोई स्किल रहेगा आईटीआई वगैरह तो कुछ आगे चल के नौकरी कर सकते हो 20-25-30 हज़ार की, फिर भी आप टिके रहे कि नहीं सर कह रहे हैं अगर, और आपको मेरे अंदर भरोसा शायद इस वजह से आया होगा कि भाई सर के पढ़ाए हुए लोग सेलेक्ट हुए हैं और उन्होंने मेरे पास भेजा है, तो सर की बात मान ही लेते हैं, है ना, कह रहे हैं तो हो ही जाएगा। जैसे 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 आपकी बात मान रहे थे, इम्प्रूवमेंट भी हो रहा था, वो इम्प्रूवमेंट मॉक्स से पता चलता है। जब मॉक्स में नंबर बढ़ने लगे धीरे धीरे, तो जाहिर सी बात है भरोसा होने लगता है, क्योंकि जितना आपने बोला मैंने उतना किया है। क्या मैंने एक भी दिन सर नागा नहीं किया है? आप बोलते थे कि मिस नहीं करना है, क्लास आना डेली है, मैं डेली आता था। आप जितना होमवर्क देते थे मैं पूरा होमवर्क करके आता था, 8 घंटे की पढ़ाई मैं करता ही करता था, और कभी भी मिस नहीं किया क्लासेस। और जितना आपने बोला उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। आप वो कैब जैसे देते थे ना सर, बोलते पढ़ने के लिए लिखो, उसमें छोटा छोटा फ्रेज, वो मैं लिखता था, और ब्लैक बुक मैं अपनी ले भी आया हूँ। कुछ बच्चों का डाउट था तो इसलिए मैं ले आया था दिखाने के लिए। अब वो ओएलडी दिए थे ना सर, वो ओएलडी में काफी ज्यादा बहुतों को पता नहीं, को बताना पड़ेगा। वो मैं काफी यूज किया हूँ। तो ओएलडी बताइए क्या है? ओएलडी ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी है, पूरी तैयारी के दौरान वही काम है। आपने बोला था कि उसी से सारा यूजेस देखना है, क्योंकि वो सारा यूजेस टीचर्स नहीं सिखा सकते ना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे वर्ड हैं, वो रीडिंग से ही इम्प्रूव होगा। और फिर सही रहेगी तो आप देख सकेंगे कि इसके साथ क्या इस्तेमाल होता है। हाँ कैसे हाँ हाँ इस्तेमाल हाँ, वो जैसे आप बोलते हैं ना, रीडिंग में रीडिंग करिए, वहां वर्ड मिलेंगे, वो उसको ओएलडी में देखिए, उसका यूजेस देखिए। तो मैं रीडिंग खूब करता था, जहां जहां मुझे दिक्कत होती थी मैं ओएलडी का यूज करता था। और आपने एक बुक दिया था ऑक्सफोर्ड की, वो भी मैंने बहुत यूज किया है। प्रैक्टिकल इंग्लिश। हाँ हाँ, वो काफी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। तो जैसे मैं तो मान लीजिए इंग्लिश पढ़ाया, तो इंग्लिश के अलावा जो बाकी है कि जीएस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, उसकी तैयारी कैसे हुई? प्लस आपने सोचा था समय लगेगा, लेकिन नौकरी तो आपको बहुत जल्दी मिल गई। तो क्या ये पहली नौकरी है कि इसके पहले भी कोई एग्जाम्स निकले थे? ये सब भी बताइए। नहीं, इसके पहले तो एग्जाम भी बताइएगा और बाकी विषयों की तैयारी कैसे हुई ये भी बताइएगा। एग्जाम्स तो मेरे नहीं निकले थे, कि ये सेकेंड अटेम्प्ट है सीपीयू का मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फिजिकल में फेल हो गया था, और एग्जाम निकला था? एग्जाम प्री निकल गया था मेरा। हाँ, तो तैयारी तो ठीक नहीं थी उतनी, बस निकल गया था एग्जाम, और उसके ही मेरा सिलेबस खत्म हुआ था। हाँ, तो फिर रीजनिंग सर यही राजीव सर से किया था, आपने बोला था राजीव सर से करना, वो रीजनिंग सारा उन्होंने ही कंप्लीट कराया था, और काफी बढ़िया था। जैसे आप पूरा अच्छे से कोर्स समेट कर पढ़ाते हैं ना, वो भी सर भी कम दिनों में काफी अच्छे से पढ़ाते हैं, समझ में आता है उनका। और जैसे और भी टीचर्स हैं, वो काफी लेंदी है, उनका टाइम काफी ज्यादा लग जाता है, पर राजीव सर का वैसा नहीं है कोर्स। और काफी बढ़िया से उन्होंने जो भी गाइडेंस की जरूरत थी वो भी देते थे हमें। मैथ्स के लिए बताओ। मैथ्स के लिए मैंने यहाँ भी किया था, फिर उसके बाद छोड़ दिए थे, फिर उसके बाद आभार सर से मैंने पढ़ा था। फिर और उसके बाद प्रीवियस ईयर मैंने खूब प्रैक्टिस किया था, 2 बार प्रैक्टिस किया था वो पिनैकल से। उसके बाद मॉक ही लगाना स्टार्ट किया था, मॉक खूब लगाया, 250-300 मॉक लगाया मैंने, टेक्स्ट बुक से ही लगाए सारे। और जीएस? जीएस सर लूसेंट से मैंने पढ़ा था, लूसेंट से कई बार मैंने रिवाइज किया था। आपको एक बार मेरा जीएस में स्कोर नहीं आ रहा था, तो मैं आपको कॉल किया था रात में, मैंने बोला सर मेरा स्कोर नहीं चढ़ रहा है, तो बोले कि आपने पूछा कहाँ जीएस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं कहा सर नंबर ही नहीं। बोला कि बार बार उसको रिवाइज करिए, चीजों को एक नहीं समझ में आ रहा उसको एक नहीं 10 बार करिए। मैंने काफी बार रिवाइज किया तो मेरा मार्क्स ठीक हो गया था, आ गया था नंबर। तो वैसे क्या है ना कि सीपीओ एसआई में रिलेटिवली अगर एसएससी सीजीएल की तुलना में करें या सीएचएसएल या एमटीएस की तुलना में करें, तो एसएससी सीजीएल एग्जाम
वो सीपीयू एग्ज़ाम आसान इसलिए है क्योंकि मेंस में चल के केवल आप इंग्लिश पर ही आ जाते हैं ना, 200 नंबर की इंग्लिश है। सीजीएल वाले वहां से फिजिकल से हट जाते हैं। हाँ, तो और बहुत सारे लोग जो सीजीएल की तैयारी अच्छा कर लिए हैं, इंग्लिश भी अच्छा है, वो कहीं ना कहीं फिजिकल में ही भी छट जाते हैं ना। तो सीपीयू एसआई मुझे लगता है कि जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, जी वो सब लोग अगर लग जाएं तो 10-11 महीने में उनका तो सीपीयू एसआई में हो जाएगा, है ना। और सीपीयू एसआई की नौकरी इससे तो बेहतर ही इससे काफी है ना। अच्छी है। तो मुझे लगता है ये क्लैरिटी भी, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा मिला हो, ऐसा अनुभव मिला हो, या खुद आपने जीवन में देखा हो कि जो मैं कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले गलती कर रहे हैं, उनको सीधे सीपीयू एसआई में लग जाना चाहिए। तो अगर आपका भी इस तरह का अनुभव हो, सहमत हो, तो आप भी बोलिए ताकि लोग सुने। अभी 2 दिन पहले एक सीनियर थे हमारे, वो मिले थे, तो उन्होंने विश किया हमें पहले, फिर वो बताने लगे कि 2019 में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो वो यूपी पुलिस की भर्ती में लग गए थे। उन्होंने सोचा कि हो जाएगा, वैकेंसी उसमें आने में बहुत टाइम लग जाती है, पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, आएगा तो होगा भी कि नहीं होगा। एग्जाम से तो क्या फिर उन्होंने बोला कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ करके। तो सर आपके भी बारे में बताया, मैंने कहा अगर चले जाते आप, बात आपसे आपके बारे में बताया था मैंने, काफी लोगों को बात नहीं माना मेरा उस समय, क्योंकि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो कोई सुनना नहीं चाहता था हमारे बारे में। तो उस दिन बोला कि अगर आप श्रीकांत सर के पास चले जाते तो आप कहीं ना कहीं हो जाए। उन्होंने बोला पछतावा तो हो रहा है, अब गलती तो हो गई है, 27-28 साल उम्र हो गई है, अब टाइम तो बचा नहीं है। हम गए अब क्या ही होगा, अब जाने जो हो गया सो हो गया। तो बस यही कहेंगे कि ये यूपी पुलिस के एग्जाम में मत लगिए, सीपीओएसआई काफी अच्छा एग्जाम है। अगर आप 11 महीने की तैयारी, 1 साल की तैयारी अगर कर लेते हैं तो उससे अच्छी जॉब है, और हर साल वैकेंसी आती है उसमें, आप कहीं ना कहीं हो जाओगे। अगर आपने अच्छे से अच्छी गाइडेंस में अच्छे टीचर का साथ पकड़ा है तो हो जाएगा। विनय को जानते थे ना, विनय को, जो पतला सा लड़का है, विनय, अरे विनय सिंह एक लड़का था, अच्छा नहीं, तो उसका सीआरपीएफ में हो गया है, एसआई में। हाँ, तो जैसे मैं क्या देख रहा हूँ कि जो लोग 4 साल से 5 साल से यूपी पुलिस के एग्जाम्स में लगे हुए हैं, चाहे कांस्टेबल या एसआई, अगर उन सब लोगों की बुद्धि दुरुस्त हो जाए, और अब अभी भी वक्त है, 10-11 महीने अगर वो लग जाएं, तो सीपीयू एसआई उनका होना तय है। और अच्छे रैंक से करेंगे तो दिल्ली पुलिस मिल जाएगा। अब दिल्ली पुलिस का एसआई और जो यूपी पुलिस का एसआई है, उसमें बहुत फ़र्क है। अब दिल्ली पुलिस का जो काम, वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स होते हैं, उनका ड्यूटी आवर फिक्स होने के साथ बीट्स भी फिक्स्ड होते हैं। हाँ, और जगह ठीक जगह आपकी पोस्टिंग है, और जो सैलरी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, और भी पर्क्स हैं जिनका बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सीपीयू एसआई के एग्जामिनेशन के लिए सबको लगना चाहिए। अच्छा, सीपीयू एसआई के एग्जामिनेशन में पहली बार जब फिजिकल में आप फेल हो गए थे, तो उसमें क्या दिक्कत हुई थी, किस तरह फेल हो गए थे आप, जरा इसको भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए लगता है कि मैं दौड़ ही नहीं पाऊंगा, या फिजिकल के लिए, तो हमें तो कभी नहीं लगता कि सीपीयू एसआई का फिजिकल इतना टफ होता है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को संदेह रहता है कि उसके फिजिकल में क्या होता है, और आपका क्यों नहीं हुआ, वो भी बता दीजिए। सर मैं फिजिकल में जब पढ़ाई करता था तो शाम को डेली मैं रनिंग करता था, थोड़ा बहुत। जब मेरा सीपीयू एसआई एग्ज़ाम आया पास में, तो मैं थोड़ा सा फिजिकल के लिए बढ़ा दिया था टाइम। तो रनिंग मैं खूब करता था, उसमें टाइम देता था आधा घंटा, 45 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो धीरे धीरे सर जब टाइम बढ़ते गया तो तैयारी होती गई, रनिंग की तैयारी होती गई। तो मैं जो और भी उसमें जो प्रोसेस होते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, तो हाई जंप, लॉन्ग जंप तो मैं वहाँ कर गया था। अब फिर शॉर्ट पुट की बारी आई। शॉर्ट पुट में देखा कि छोटा सा गेंद उठा के फेंक दूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने कहा जब हाई जंप, लॉन्ग जंप मैं कर लिया तो हो गया, अब ये छोटा सा गेंद फेंक दूंगा। अब वो फेंकने का सर ट्रिक होता है, ताकत से नहीं जाता है। तो मैं वहां 3 बार फेंका, मेरे से एक भी बार नहीं गया, 3 चांस मिलता है। फिर मैं जब दोबारा तैयारी किया तो सारी चीजों की प्रैक्टिस करके गया था। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए डेली, अगर सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ आधा घंटा तो टाइम दीजिए, रनिंग करिए, उसके साथ और चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। हाई जंप, लॉन्ग जंप ये बाद में 1 हफ्ते में भी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि रनिंग से स्टेमिना आ जाता है उतना। तो डेली हाँ, फिजिकल के लिए आप आधा घंटा 45 मिनट टाइम दीजिए रनिंग का। तो इसके बाद सौरभ आगे, अभी उम्र कितनी है, आगे क्या करना है?
अभी सर एज तो 24 है। सीजीएल का एग्जाम पास में आया है, देखा जाएगा अभी। तो आपने बोला कि असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करिए, और अभी तक तो बात आपकी ही मानते आया हूँ और आपकी ही मानते रहूंगा। तो आपने बोला कि कर लीजिए असिस्टेंट का, तो वही करूंगा उम्मीद। मैं क्यों कह रहा हूँ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, और फिर उसमें ना आपका कोटा रहता है। तो सीआईएसएफ में आप कुछ साल नौकरी कर लीजिए, फिर उस कोटे से एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। और कोटा नहीं भी रहेगा तो आप ऐसे भी ओपन में तो अभी दे ही सकते हैं, है ना। और असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में भी वही है जो सीआईएसएफ एग्जाम में दे के आ रहे हैं। सीपीओएसआई एग्जाम में मेन क्या था, इंग्लिश था। और असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में भी क्या होगा, मेन इंग्लिश रहेगा। और दूसरा पेपर क्या रहेगा इंग्लिश के अलावा, जीएस रहेगा। तो जीएस और इंग्लिश है बस दो। और असिस्टेंट कमांडेंट बहुत बड़ा है। आपको मैं ये बता दूं, जिनसे बात किए थे हमारे दोस्त थे ना, जी सर। तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारे जो आईपीएस अधिकारी होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करते हैं एज ट्रेनिंग, और आईआरएस होने के बाद भी वो छोड़ के नहीं जाते। इतनी अच्छी जॉब है वो। जब प्रॉपर आईपीएस हो जाते हैं तभी छोड़ के जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। असिस्टेंट कमांडेंट का मतलब हो गया कि आप एक पर्टिकुलर यूनिट के हेड हो गए, है ना। नीली बत्ती गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, है ना। और एयरपोर्ट पे या किसी इंडस्ट्रियल उसमें यूनिट में आपकी अगर पोस्टिंग है तो आप पूरे यूनिट के हेड हो, है ना। तो असिस्टेंट कमांडेंट शुरू करिए, उसके बाद कमांडेंट हो जाएंगे, फिर डीआईजी हो जाएंगे, है ना। तो 24 की उम्र है। ओपन में तो आप 25 साल तक दे सकते हैं, लेकिन जो सर्विस कर रहे होते हैं उनका एज रिलैक्सेशन काफ़ी रहता है। उनको 30-32 तक शायद मिलता है ना। तो असिस्टेंट कमांडेंट पक्का निकाल लेंगे आप। असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करिए। और असिस्टेंट कमांडेंट से जुड़ा हुआ है मान लीजिए सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट में इंग्लिश और जीएस है, और सिविल सर्विस में भी जीएस ही जीएस है ना। तो असिस्टेंट कमांडेंट अगर हो जाए तो उसके बाद आईपीएस भी है ना, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया चल रहा है आपका। 2021 में आप आए थे ना मेरे पास। जी सर। आ तो 2019 में ही आते हैं, हाँ। क्योंकि यहाँ से मैं बहुत बड़ी कोचिंग नाम के चक्कर में फंस गया था। 6-7 महीने कोचिंग किए तो मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। मैं समझ गया कि कुछ होने वाला नहीं है यहाँ। कोचिंग ज्वाइन किए, कोचिंग का नाम बड़ी कोचिंग थी। जैसा जैसा सर आप बोलते थे ना क्लास में, वो चीजें समय आने में सच होती चली गई कि लड़का आता है यहाँ बड़ा बड़ा बैनर देख के फंस जाता है। वही मेरा भी था, ढेर सारे बच्चे देखकर मैं भी गया फंस वहाँ। तो जैसे जैसे टाइम बीता, 6-7 महीने बीता, मेरे साथ दोस्त मेरे सूर्यभान सिंह, तो उनसे बोला मैं कुछ होने वाला नहीं है, तो उन्होंने भी बोला कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं 2020 में फैब में यहाँ आए थे हम लोग एडमिशन के लिए, तो लॉकडाउन लग गया। मेरा वहाँ 2 साल खराब हो गया कोविड की वजह से, वरना पहले ही आपकी गाइडेंस में आ जाते, मेरी जॉब हो जाती। तो बढ़िया, जो भी टाइम लगा अच्छा ही हुआ। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बीच में सर मैंने कोविड में एक ऑनलाइन दुनिया बहुत बड़े टीचर हैं उनकी भी क्लास की थी। वो क्या है कि इंग्लिश के नाम पे पूरा ग्रामर पढ़ा है, मैंने पढ़ा भी, नोट्स भी बड़े बढ़िया बनाया। और जब प्रैक्टिस करने का टाइम आए और मेरे से क्वेश्चन ही ना लगे, आप बोलते थे ना कि चैप्टर वाइज जब कराते थे तब तो क्वेश्चंस लग जाते थे, क्योंकि नाउन का जैसे आपने पढ़ा, नाउन उन्होंने पढ़ाया, अब नाउन के क्वेश्चन लगा तो मैंने नाउन नाउन देख कर दिए। अब जब मिक्स की बारी आती थी तो वहां पसीना फेंक देता था, होता ही नहीं था, क्योंकि इंग्लिश ही नहीं आती थी तो कहाँ से क्वेश्चन होगा। फिर सर जब आपके गाइडेंस में आपने बताया कि आपने इंग्लिश अभी तक सीखा ही नहीं है, इंग्लिश ऐसे सीखा ही नहीं जाता, तो आपने जब धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाया। जब सर मैं आया था यहाँ, पहला दिन था मेरा, न्यूज़पेपर का जो पहला पेज है ना सर, उसको पढ़ने मुझे 1 हफ्ते लग जाते थे। आपसे पूछता सर ये हेडिंग मुझे नहीं समझ में आया, आपने बोला थोड़ा टाइम तो रखिए, पेशेंस तो रखिए, तब तो समझ में आएगा ना। आप क्या है कि कॉपी चेक करते थे, होमवर्क देते थे ढेर सारा, तो डेली कॉपी चेक करते थे कि कौन करके आया कौन नहीं, और डेली आप पूछते भी थे कि कितना रीडिंग किए हो। और काफी मतलब बच्चों की देखभाल काफी करते थे कि कौन बच्चा कितना काम करके आया है, कितना नहीं करके आया, कौन बच्चा क्लास में आया है, सर आपकी पूरी नजर रहती थी। और उस समय मारते नहीं थे, अब मारना तो मैं बता रहा हूँ। उस समय पिटाई नहीं करते थे, आजकल डंडा देना भी शुरू किए हैं। तो आज भी वही है, एक तो रहता था तो भी। हाँ, तो 120 बच्चा ले रहे हैं, और अभी कुछ बदला नहीं है, और टाइट हो गया है मामला, है ना। क्योंकि स्ट्राइक रेट 100% करना है। 120 बच्चा का जिम्मेदारी है, तो 120 बच्चे का सिलेक्शन होना है।
ठीक है, और 15-17 स्टेट का बच्चा जो आने लगा है, वो उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर अगर इतना सिलेक्ट कराते हैं तो इंटरव्यू क्यों नहीं लेते। तो बच्चा यहाँ आता है, मुझे इंटरव्यू की पड़ी नहीं सर रहती है। मेरे 2-3 दोस्त हैं, नहीं आप सही बोल रहे थे कि सिलेक्शन हो जाता है, बच्चे आते नहीं है। और मेरे दोस्त एक दो हैं, नहीं आए अभी, 2-3 मेरे क्लासमेट हैं, 3 लोगों का हुआ है पर आए नहीं आपके पास अभी तक। देखो मुझे मालूम सब चल जाता है ना। और पहली बात तो लोग आते नहीं हैं, दूसरी बात अगर आते भी हैं तो मैं इंटरव्यू नहीं लेता। इंटरव्यू पता नहीं क्यों इंटरव्यू वाले प्रोसेस में मुझे कुछ उपयोगिता नहीं लगता है कि मैं आखिर कितने लोगों का इंटरव्यू लूँ। हर आदमी से इंटरव्यू लूंगा, बात तो एक ही तरह का करेगा, है ना। अब मान लो आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप इतना गुणगान कर रहे हो श्रीकांत सर, नहीं श्रीकांत सर, सर गुणगान नहीं 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 ठीक है, लेकिन ऐसा ही तो सबके साथ होगा और सबकी कहानी कमोबेश इसी तरह की होगी। तो इंटरव्यू पार्ट में कोई इतना उपयोगिता नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये वैसे भी मेरे पास समय नहीं रहता है, ऑनलाइन क्लास तक का समय नहीं रहता है। तो जो समय है, समय की कमी है, उसमें जिस काम से फ़र्क पड़ने वाला है, जिससे सिलेक्शन होने वाला है, उसमें पढ़ाने वाले काम में लगाया जाए। इंटरव्यू में ज़्यादा भरोसा नहीं करता। लेकिन आजकल क्या है ना कि ऑनलाइन में जिस तरह इंटरव्यू लेना है या किस तरह से बात करना है, उसको वीडियो डालना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये एक एडवर्टीजमेंट का या लोगों तक अपने पहुंचने का एक माध्यम हो गया है ना। इसलिए एक बीच में कभी कभार जैसे आप मिले तो आपसे मैंने इंटरव्यू ले लिया, है ना। बाकी मैं फिर से एक बार आप याद दिलाए तो मैं कह दे रहा हूँ कि जितने लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप ये मत समझिएगा कि मुझे मालूम नहीं चलता है। अरे जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में जाओगे 10-12 लोग हमारे स्टूडेंट मिल जाएंगे तुम्हें जो अभी सिलेक्टेड हुए हैं। तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो कोई ना कोई कहानी तो कही देगा कि सिलेक्ट हुए हैं। अब मेरे पास ना आने का कारण क्या है मेरे समझ में नहीं आता, क्यों इतना असहज रहते हैं। बट फिर भी ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, एक टीचर के लिए, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो इतने कमिटेड तरीके से पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए ना, तुम जानते हो ये बात कि सबसे बड़ा ड्राइव, जो सबसे बड़ा ड्राइव फोर्स है, सबसे बड़ा फोर्स जो हमें ड्राइव करता है, वो क्या है कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं, जो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं आपके जीवन में, हम आपको सेलेक्ट कराना चाहते हैं, हम उसमें सफल हुए कि नहीं, उसके लिए हम जान झोंकते हैं। तो आपका अगर सिलेक्शन हो गया, अगर मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये बच्चा सफल हो गया, हमने इसकी ज़िंदगी में कुछ किया है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है, सबसे बड़ा इनाम होता है। तो अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आइए और बताइए, ठीक है। अरे आपका इंटरव्यू हम ले न लें, कम से कम आप आ रहे हैं तो पीठ तो ठोकते ही हैं, है ना। आप मिठाई ऑफर करते हैं तो मिठाई तो खाते ही हैं, उसी से दिन बन जाता है ना। अगर 365 दिन है, रोज 5 लोग आ जाएं, 5-5 लोग रोज आ रहे हैं, तो मेरा 365 दिन एकदम, है ना, गजब का रहेगा। 365 दिन आई विल बी सो हैप्पी, राइट, आई विल बी ग्लैड। तो सौरभ, जाते जाते जो है, अगर कुछ बढ़िया चीज जो दिमाग में है, जो अपने दोस्तों के लिए, भाई बहनों के लिए कहना चाहते हो, प्लीज कहिए। सर इस तैयारी के दौरान मेरे 2 दोस्त हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। दीपक और शुभम काफ़ी मेंटली और पढ़ाई में सपोर्ट किए हैं। अभी आपने बोला कि गुणगान कर रहे हैं, सर गुणगान नहीं कर रहे हैं, मतलब जो सच है वो बता रहे हैं। क्योंकि गुणगान तब होता है जब मैं अगर पढ़ने में अच्छा होता पहले से ही, तब वो माना जाता हाँ कि गुणगान कर रहे हैं। आप तो पढ़ाई में अच्छे थे, बस आप ऐसे ही टीचर को गुणगान कर रहे हैं। पर मैं बिलो एवरेज था, एवरेज के नीचे था मैं। सर 12th भी फेल हो गया था, मेरे नंबर 2-3 नंबर ऐसे आए थे सारे सब्जेक्ट में, तो एकदम ही एवरेज के नीचे बच्चा था। और इंग्लिश आप ही ने सिखाया, सारी इम्प्रूवमेंट आप ही ने कराया, क्योंकि जो भी योगदान रहा है पढ़ाई में सर आप ही की वजह से रहा है। गाइडेंस आपने पूरा दिया, जैसे जैसे आपने बोला सर आपकी पूरी बात मानते गया, मैंने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। क्योंकि क्लास में कुछ बच्चों मेरे क्लासमेट थे जिन्होंने दिमाग लगाया, वो अभी खत्म ही हो गए हैं, वो तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिए। ये एक ऐसा बात है जिसको मैं ठाक से बोलता हूँ, है ना, और लाठी भांज के बोलता हूँ कि आपके जितने भी टीचर्स हैं ना, ये जिनको आप गुरु बनाए हुए हैं, उन सबका जो प्रोफाइल है चेक करिएगा। मैं 2010 में सिलेक्टेड हुआ था, और 2010 में लोगों की क्या स्थिति थी, बहुत सारे आपके जो आज गुरु हैं वो क्लास 5th और 6th में थे। और अगर तू थोड़ा और पीछे जाए तो 2004 में मैं 200 लोगों को सिलेक्ट कराया था एयरफोर्स नेवी में। तो जो मेरा प्रोफाइल है, मैंने पूरी ज़िंदगी झोंक दी है पढ़ने पढ़ाने में, लोगों को सिलेक्ट कराने में, और 10,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने सिलेक्ट कराया होगा। तो मैं ये लाठी के दम पर बोल रहा हूँ कि अगर मेरी बात आपने मान ली, कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। और अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाने लगे, चाणक्य बनने लगे, तो ये भी लिख लीजिए कि तब भी मैं याद आऊँगा आपको बहुत। क्योंकि सफलता हो चाहे असफलता,
सफलता होगी तो आप याद करेंगे कि सर की वजह से सफल हो गए, और असफल हो गए ना तब भी मैं याद आऊंगा, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि अगर सर की बात मान लिए होते ना तो आज यहाँ ना होते। ठीक है, सर एक बात कहना चाहते हैं, क्लास में जब आप बात करते थे तो कभी कभी शुरू में ये लगता था हम लोग को, सर लगता है गुरुजी ज्यादा फेंक दिए हैं क्या। जैसे जैसे वक्त बीतता गया आपकी बातें सच होना शुरू हो गई, और धीरे धीरे सर वो चीजें जो अब खुद पे आने लगी ना, तब पता चलता हाँ सर सही कह रहे थे। कि यही मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, दिमाग मत लगाइए, वरना मैं आपको खुद स्टाम्प पेपर पे लिख दूं सर, अगर आप एसएससी में सिलेक्शन नहीं करा पाए, सर पटक के बच्चा मर जाए, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि सर इससे अच्छा गाइडेंस है इलाहाबाद की, सर यहाँ एक ही यही ऐसी कोचिंग है जो प्रॉपर एसएससी की तैयारी कराते हैं सर आप, वरना और कोई कोचिंग सर सब मिक्स कराते हैं। बात ये भी है कि हम लोग जो है ना क्यों कराते हैं, एसएससी ही एग्जाम के लिए क्यों पढ़ाते हैं, तो इसके पीछे जब आप बहुत पता करोगे तो ये पता चलेगा कि अगर आप एक चीज़ के पीछे पढ़ते हैं, एक ही चीज़ को पढ़ाते हैं, उसी में आप जीवन झोंकते हैं, कमिटमेंट रहता है, तो उसके आप बहुत बड़े उस्ताद हो जाते हैं ना, उसकी बहुत समझ हो जाती है आपको। तो हम लोगों का जो देखो 3 चीज़ का संगम होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, बेस्ट कंटेंट होना चाहिए, बेस्ट टीचर होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल पढ़ाई होनी चाहिए। कि बेस्ट कंटेंट है, क्योंकि पढ़ा तो सब रहे हैं लेकिन कंटेंट सबका अलग अलग है, मेरा कंटेंट तो एकदम अलग है, पढ़ाने का तरीका एकदम अलग होना चाहिए, बेस्ट टीचर होना चाहिए। और तीसरी चीज होनी चाहिए ना कि बच्चे के लेवल पे जो आप पढ़ा रहे हो रिस्पॉन्सिबली वो पढ़े। अब रिस्पॉन्सिबली पढ़ने का मतलब कि जो आपने पढ़ा है वो तैयार होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो बीच में मारो, बीच में डांटो, उनकी कॉपी चेक करो, क्योंकि शिक्षक की ये भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि 18, 19, 20 साल की उम्र में बच्चा भटक जाता है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। तो ये भी जिम्मेदारी है कि जो आपने पढ़ाया वो इंश्योर करिए कि वो पक्का उसने कर ही लिया है, ये बहुत जरूरी। तो 3 चीजों का संगम अगर हो गया, और हम लोग क्या है एक एग्जाम के पीछे पड़े हुए हैं, उसमें बेस्ट कंटेंट है हमारा, बेस्ट टीचर्स हैं हम लोग, और ये इंश्योर करते हैं कि जो पढ़ाया वो आना चाहिए। तो अगर ये 3 चीजें मिल गई तो ऐसा कौन सा रीजन है कि एसएससी सीजीएल नहीं होगा। एसएससी सीजीएल या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हम तो कहते हैं कि देश का सबसे आसान एग्जाम है, जहाँ पेन तक नहीं उठाना आपको। स्कूल लेवल का मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस से पढ़ने में कोई कितना भी कमजोर हो, अगर वो जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं 11 महीना पढ़ ले, कंसिस्टेंट कोई रहे, हाँ 100% उसका हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो सौरभ, तो लास्ट में जाते हुए एक आध वर्ड आप ही लास्ट में बोलिए, फिर हम लोग बाय करते हैं, ठीक है। मैं यही कहना चाहूंगा, आप जितना बोलते हैं उतना करिए, और उससे ज्यादा दिमाग मत लगाइए आप लोग, ठीक है। और सिलेक्शन में भी शायद टाइम लग जाए, 1 साल 1.5 साल थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा। और ज्यादा घबराइएगा मत, मैं यही कहना चाहूंगा। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। जैसे बहुत लोग है ना जल्दी जल्दी चीज चाहते हैं कि 4 महीना में हो जाए, 6 महीना में हो जाए, तो मैं सीधे मना कर देता हूँ कि भैया हम ना कर पाएंगे, हमको मिनिमम 11 महीना चाहिए। अगर आप 6 महीना में, 7 महीना में किसी एग्जाम को पीछे भाग रहे हैं, चेज कर रहे हैं, तो मुबारक हो आपको। जहाँ बड़े बड़े ढोल वहाँ टिमकी का मोल। भाई किसी विषय में आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, हर विषय का आपको उस्ताद बनना है। 3 विषय खास करके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 चीजों का टीचर होना है आपको। मतलब 45 आउट ऑफ 45 इंग्लिश होनी है, 30 में 30 मैथ्स होनी चाहिए, 30 में 30 रीजनिंग, उस तरह की तैयारी चाहिए। और इस तरह की जो फुल प्रूफ तैयारी होती है ना, और फेल प्रूफ तैयारी होती है, वो तभी होती है जब आप इत्मीनान रखते हैं। तुरंत अगर आप चाहेंगे तो कहाँ होगा। आप समय दीजिए, 11 महीने का समय दीजिए, अगर सिलेक्शन ना होगा तो जो कहिए वापस कर देंगे। सर वही मैं बोला ना कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, कोई चीज महीने 2 महीने में नहीं हो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे सर ने बोला है कि 4 महीने इंग्लिश को लगेंगे, तो आप रुकिए ना, आप 2 महीने बाद ही जज करना शुरू कर देते हो, तो ये गलत बात है। आप 4 महीने अगर आपसे मांगा गया है तो आप 4 महीने टाइम दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, होगा सिलेक्शन, ठीक है। और दूसरों को देखकर मत भागिए कि उसका फलाने का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। आप थोड़ा टाइम तो दीजिए, होगा आपका भी समय। हाँ, खुद से कंपटीशन करिए, कभी दूसरों को देखकर आगे मत बढ़िए। एक गोल रखिए कि मुझे 390 में 330, 340 आप डेली, हाँ सर, डेली नंबर आप खुद इम्प्रूव करिए। आपकी लड़ाई आपसे है, दूसरों से नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। ऑलराइट। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। बाकी भगवान करे कि जल्दी से आप असिस्टेंट कमांडेंट हो जाए, ठीक है। ओके, सी यू, बाय बाय।